बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास। आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर 15 और ओवरऑल ऑनलाइन क्लासेस के लेक्चर 26 के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल पढ़ेंगे। जैसे आपने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट पढ़ा हुआ है, ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बोहर ने यूज किया था वो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट यूज किया था, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग और डायरेक्ट। इन्होंने जब एटम की थ्योरी पे वर्कआउट किया तो पता चला कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट की बजाय कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल जो है वो बताना होगा। तो बहरहाल इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की? वो ये थी कि बोहर का जो पिक्चर थी ना वो बड़ी सिंपल थी। बोहर की जो पिक्चर थी वो बड़ी सिंपल थी। उसमें क्या बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को इकट्ठे मालूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर। लेकिन जब एटम का में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डुअल बिहेवियर समझ आया ना कि ये डुअल कैरेक्टर रखता है, वेव और पार्टिकल है, तो फिर हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और डायरेक्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज में सिर्फ इतना बताया कि हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं मालूम कर सकते, मगर उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन, एक खास पोजीशन पे, यानी पाए जाने के इम्कानात देख सकते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं देख सकते, लेकिन हम उसके पाए जाने के इम्कानात को देख सकते हैं। तो जो पोजीशन जो है वो बोहर ने कैलकुलेट की थी, वही पाए जाने के इम्कानात यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है सेम उसी उतनी ही फासले पर जो है वो श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और डायरेक्ट ने कैलकुलेट कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? वो रीजन या वो इलाका जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपने पढ़ना है इस पैराग्राफ में, ठीक है। और बस इसका जो फाइनल जो आंसर है वो यही याद करना। देखो मैंने जो बात आपको बताई थी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर और डायरेक्ट ने कैलकुलेट की वो थी 0.053 नैनोमीटर्स फ्रॉम न्यूक्लियस, और तकरीबन इतनी ही 0.0529 नैनोमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम यूनिट सेम तकरीबन सेम जो है वो बोहर ने कैलकुलेट की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन थी उसको, और एग्जैक्ट बोहर के मुताबिक जो एग्जैक्ट पोजीशन के फाइंडिंग की पोजीशन के जो चांसेस थे, यानी जो बोहर ने कहा था कि एग्जैक्ट पोजीशन ये है, हम बोहर की एग्जैक्ट पोजीशन और श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और डायरेक्ट की प्रोबेबिलिटी और फाइंडिंग को एक जितने फासले पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से पता चला कि अब हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कानात को डिस्कस करेंगे, और जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के 95% इम्कानात हों, ठीक है, या चांसेस हों, उस जगह को या उस वॉल्यूम को हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट खत्म करके अब हमने किसको रख लिया है, खत्म नहीं किया, बल्कि ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को खत्म नहीं किया, बल्कि उससे मजीद छोटा कॉन्सेप्ट ले लिया, जिसमें बताया गया कि जहां पे 95% इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हों, एग्जैक्ट पोजीशन अभी भी नहीं बात की गई, चांसेस हों, उस वॉल्यूम या स्पेस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिट। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना आपने, वही जो कॉन्सेप्ट उसने बोहर ने ऑर्बिट में की शक्ल में इस्तेमाल किया था, इसने यहाँ पे ऑर्बिटल की सूरत में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है ना तो एक तरह का धुआं टाइप, यानी क्लाउड क्लाउड आ जाता है, उस क्लाउड को जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। द स्प्रेड, आगे लिखा हुआ है,
द ऑर्बिटल कैन बी रिगार्डेड एज स्प्रेड ऑफ चार्ज, चार्ज का स्प्रेड है कि चार्ज कितना फैल रहा है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को सराउंड करते हुए, और इस सराउंडिंग जो चार्ज है उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ठीक है, तो आपने पहला जो टॉपिक आपने 5 मिनट लगा के पढ़ा, इसमें जस्ट आपने ये पढ़ना है, इसमें कोई इतना खास बात नहीं थी। जितनी बात जो है वो ऑर्बिटल की है वही आपने यहाँ पे याद करनी है, यानी ये वाला पोर्शन जो है वो आपने ज्यादा गौर तलब है। इसी में एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की भी क्या है, डेफिनेशन है। तो इतने पोर्शन को आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको बताता चलूं कि ये इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के एटम के अंदर पोजीशन को वाजे करने के लिए आता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, श्रोडिंगर ने ये जो सॉल्व किया, एक वेव इक्वेशन सॉल्व की, जो उसकी रेडियस कैलकुलेशन के लिए या एनर्जी कैलकुलेशन के लिए या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए उसने जो इक्वेशन सॉल्व की, उसके डिफरेंट सॉल्यूशन थे और उस डिफरेंट सॉल्यूशन में उसने क्वांटम नंबर्स, कुछ नंबर्स को यूज किया। अब वो क्वांटम नंबर्स क्या हैं, यहां से इसकी डेफिनेशन शुरू होती है बाकायदा। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? सेट ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स, set of numerical values which give the acceptable solution to Schrodinger wave equation। Schrodinger wave equation को के acceptable solution में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो यहां से इसकी यहां तक इसकी क्या हो गई है, डेफिनेशन क्वांटम नंबर की। ठीक है, इसी तरह electron An electron in an atom is completely described by 4 quantum number। एक इलेक्ट्रॉन 4 क्वांटम नंबर से ज़ाहिर होता है। जैसे एक बंदे की ये जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है? 4 हिस्सों पर। जैसे आपने किसी बंदे का कंप्लीट एड्रेस जानना हो तो आप क्या करते हैं, उसके पर्सन का नाम पता होना चाहिए, किस शहर में रहता है, किस ब्लॉक में रहता है और किस गली में रहता है और किस घर में रहता है, या हाउस नंबर पता होना चाहिए। तो 4 चीजें पता चलेगी, शहर कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, स्ट्रीट कौन सी है और हाउस नंबर कौन सा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जाहिर करने के लिए हमें 4 नंबर्स की जरूरत है और उन 4 नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स। और इनके चारों के अलग-अलग नाम भी हैं। अब आगे देखें, ऑन सिमिलर ग्राउंड क्वांटम नंबर्स सर्व एज आइडेंटिफिकेशन नंबर और लेबल विच कंप्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करते हैं। These quantum numbers specify the position of electron in an atom। ये क्वांटम नंबर मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर पोजीशन को जाहिर करने के लिए जो नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर हैं जो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n, स्मॉल n फॉर नेस्ट वाले एन से हम इसे क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। एजीमुथल को एल, लाइन, एल फॉर लाइन। ठीक है, तो स्मॉल एल से जाहिर करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से जाहिर करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर एस से जाहिर करते हैं। ठीक है, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। अब इन क्वांटम नंबर्स को वन बाय वन डिस्कस करें। जी, सबसे पहले तो क्वांटम नंबर, इसकी डेफिनेशन क्या है? बोहर के एटम के अंदर, बोहर के एटम के जो मॉडल था उसके अंदर हम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो जाहिर करते हैं उनको किससे जाहिर करते हैं, एन से। यानी दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने इन एनर्जी लेवल्स के नंबर को क्या नाम दो शो किया था, प्रिंसिपल, उनको किस नंबर से जाहिर किया गया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। अब यहां तक
इसकी ये डेफिनेशन है, इट्स वैल्यू इज नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इंफिनिटी। नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? इंटीजर्स 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ये इसकी डेफिनेशन होगी यहां तक। अब आपको आगे साथ यहां तक उसने बताया भी हुआ है। चलें यहां से इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या हो गई डेफिनेशन यहां तक। अब बड़ी अहम बात, हमें जिस तरह एक बंदे का एड्रेस पता चलाने के लिए शहर का पता होना चाहिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के शहर की बात बताता है, यानी एनर्जी लेवल की बात बताता है, या एनर्जी ऑर्बिट की बात बताता है कि ये किस ऑर्बिट में रहता है। तो इसका मतलब है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कि इससे हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से शेल का पता चलता है कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन है। मिसाल के तौर पर ये पहला पॉइंट है, मैं यहाँ पे इसको पॉइंट वाइज इनको आप याद कर लें तो ज्यादा बेहतर है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, क्या क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, जरा गौर करें। द वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट द शेल और एनर्जी लेवल, ये शेल या एनर्जी लेवल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द। अब इस नंबर से इन जो शेल्स हैं या एनर्जी लेवल है ना, हम उनको लेटर से नोटेट करते हैं, के एल एम एन, ठीक है, आर आल्सो यूज टू डोनेट द वेरियस शेल। लेकिन याद रखना, फॉर एग्जाम्पल अगर एन 1 है तो उसको के शेल कहेंगे, यानी अब पता चल गया कि किस शेल में रहता है। अगर एन 1 है तो इलेक्ट्रॉन किस शेल में रह रहा है? के शेल में, पहला शेल, ठीक है। अगर एन 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो किस शेल में रह रहा है? एल शेल में, एंड सो ऑन, और इस तरह बढ़ता जाए। अगर 3 है तो एम, 4 है तो एन। ये पहली इंफॉर्मेशन जो हमें एन से मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ एन आल्सो डिटरमिन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, के एक एटम में इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताते हैं। यानी सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि किस शेल में रह रहा है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन बता रहा है। लोकेशन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के करीब है या न्यूक्लियस से दूर है, यानी द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये बता रहा है। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या मिल रही है? यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा आगे कर दूं ताकि मुझे यहाँ पे नंबर लिखने में आसानी हो जाए। पहले इंफॉर्मेशन तो मिल रही है कि किस, सॉरी, एक मिनट, मैं इसको दोबारा से वहीं पर ले जाके आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग दूसरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से क्या मिलती है? नंबर 2, वो क्या मिलती है? द वैल्यू ऑफ एन ऑल्सो डिटर्मिन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो बता दिया कि किस शेल में रहता है, अब लोकेशन भी बताती है, मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बताता है। ग्रेटर द एन वैल्यू, ग्रेटर विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन ये हमें देता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के हवाले से। तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो ये मिलती है कि ये एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, मेजर है द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। एन वैल्यू आल्सो प्रोवाइड अस द एनर्जी ऑफ अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक शेल की साइज भी बताता है। ये तीसरी है आपके पास यहां तक, ठीक है। इसके अलावा हमें चौथी जो चीज ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रह रहा है, ठीक है, वो उसकी एनर्जी क्या है, उसकी क्या है एनर्जी क्या। अगर एन वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा, अगर एन वैल्यू कम है तो एनर्जी कम है, ठीक है। तो यहां तक आगे यहां तक आगे जो है आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक इसका चौथा पॉइंट हो गया। एक मिनट, सॉरी, यहां तक इसका चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट, बोहर रिजल्ट हेल्प अस टू नो द रिलेशनशिप ऑफ द डिस्टेंस एंड एनर्जी। अच्छा, ये एन की मदद से
हम लोगों ने देखा था ना वहां पे प्रिंसिपल जो एन वैल्यू सॉरी जो एन वैल्यू हम लिखते थे वो हमें उन एन वैल्यू से हमने रेडियस का रिलेशन भी कैलकुलेट किया था, उसमें एन था ना, और एनर्जी के कैलकुलेशन में भी एन का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन हमें एनर्जी और डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस कैलकुलेट करने के लिए भी हमारी मदद करता है। तो ये 5 इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है जो छठा दूसरा क्वांटम नंबर है, वो हमें इलेक्ट्रॉन के मतलब उसकी कॉलोनी तक लेके जाता है कि किस कॉलोनी में रहता है। पहले तो कहना शहर, यानी किस शेल में रहता है, अब किस सब शेल में रहता है, किस सब शेल में। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? आपकी इसकी जरूरत इसलिए पेश आई, नया क्वांटम नंबर्स की जरूरत इसलिए पेश आई, वहां पे आपने आपको मैंने जब इसके बोहर के डिफेक्ट, बोहर मॉडल के डिफेक्ट्स में मैंने आपको बताया था क्या, कि जब आप हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में लेके जाते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ ए हाई रिजॉल्विंग पावर shows individual line of spectral line further divided into several line, कि वो मजीद लाइनों में डिवाइड होता हुआ नजर आता है। and this thing can be explained by saying that each shell is divided into sub shell, कि हर शेल सब शेल में डिवाइड होता है। ठीक है, so only principal quantum number is not sufficient to explain the line spectrum of hydrogen. हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को शो करने के लिए सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही जरूरी नहीं है, बल्कि एक और सबसाइडरी, ठीक है, एक और अलहदा से क्वांटम नंबर की भी जरूरत है, कार्ड एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे सॉरी एजिमुथल क्वांटम नंबर को किससे ज़ाहिर करते हैं? एल से, और इसकी वैल्यू कहां से शुरू होगी? 0 से शुरू होकर n-1 तक चलेगी, यानी जितना किसी का शेल है उसमें एक कण तक लेके चलेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे होती है। यहां तक इसके क्या करना है आप, डेफिनेशन। अब इसकी इंफॉर्मेशन, इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? जैसे उधर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती थी, किस शेल में रह रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका जो है वो डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शेल का साइज कितना है, और एनर्जी कितनी है, और फिर एनर्जी कैलकुलेशन और रेडियस कैलकुलेशन में हम एन वैल्यू को इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ पे एल वैल्यू हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है? एल वैल्यू हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन एन, एन पे डिपेंड करती है। एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो एल की वैल्यू उससे एक कम 0 से होगी, ठीक है, और अगर एन की वैल्यू 2 है तो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक चलेगी। अगर एन की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 2 तक चलेंगी। एन की वैल्यू 3, n-1 तक चलनी है ना, तो 3 में से 1 निकालें तो 2 तक होगी ना। अगर एन की वैल्यू 4 है तो 0 से स्टार्ट होकर एल की वैल्यू कहां से चलेगी? अब ये उसने बताने की कोशिश की है यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ। अब द वैल्यू s रिप्रेजेंट द सब शेल विच आर डेजिग्नेटेड एज, इन सब शेल को हम, जैसे उधर शेल को KLMN से शो किया था, सब शेल को किस प्रकार करते हैं? S, P, D और F से। दे स्टैंड फॉर शार्प, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल रिस्पेक्टिवली। अब ये जो टर्म्स हैं ये क्या हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं स्पेक्ट्रल टर्म्स हैं। स्पेक्ट्रम जो रंगों की पट्टी पैदा होती है ना लाइन स्पेक्ट्रम में, उसकी कुछ टर्म्स हैं, शार्प लाइंस हैं, प्रिंसिपल लाइंस हैं, डिफ्यूज लाइंस हैं या फंडामेंटल लाइंस हैं। तो ये इंशाल्लाह हम बाद में जब आप हर क्लासेस में जाएंगे तो फिर आप इनको डिटेल से पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ये 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब है ये जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले तो ये n पे डिपेंड करती है, दूसरा ये सब शेल को रिप्रेजेंट करती है, उन सब शेल के नाम क्या हैं और उनके जो नाम हैं वो किन स्पेक्ट्रल टर्म से आ रहे हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल से, ठीक है। और सॉरी, चले मैं 1 मिनट लगा लूं, जरा चार्जिंग लगा लूं। जी अब देखें,
the value of n sorry l its value यानी azimuthal quantum number के n पे डिपेंड करती है। फिर उसके बाद ये डिफरेंट सबशेल को शो करता है SPD, और इनके लिए ये भी सारा कुछ दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। इसी तरह नेक्स्ट है ये स्पेक्ट्रल टर्म जो है वो हम सीरीज ऑफ लाइन को एटॉमिक स्पेक्ट्रम में शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ये जीरो से स्टार्ट होती है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से क्या मिलती है? दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि सबशेल के डिफरेंट शेप्स के बारे में एल बताता है कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो ये स्फेरिकल होगा, एल की वैल्यू 1 है तो ये डम्बल शेप का सबशेल होगा, और अगर एल की वैल्यू 2 है तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसी तरह एल की वैल्यू 3 है तो और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है शेप को, कि अगर एल वैल्यू 0 है तो कौन सा सबशेल है? एस सबशेल है, और कौन सी शेप होगी? स्फेरिकल। अगर एल वैल्यू 1 है कौन सा सबशेल होगा? पी सबशेल, और क्या शेप होगी? डम्बल। डम्बल, ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं जो साइडों पे गोले से बने होते हैं और दरमियान से उठाते हैं ना, इस शेप के डम्बल शेप होती है पी सबशेल। और अगर एल की वैल्यू 2 है तो डी सबशेल है, कॉम्प्लिकेटेड शेप। इस तरह एल की वैल्यू 3 से भी आ सकती है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि हम लोग एन और एल को आपस में रिलेट भी कर सकते हैं। कैसे? और करें जरा। अगर एन 1 है तो कौन सा शेल है? के शेल। अब एल की वैल्यू एन से एक कम, 0 से स्टार्ट होकर एन से कम तक चलेगी। अब 0 से स्टार्ट होगी लेकिन एन से कम क्या है? 0, तो 0 से शुरू होकर 0 पे खत्म होगी। इसका मतलब है कि इसमें कौन सा सबशेल है? सिर्फ एस सबशेल है, और उसको किससे जार करेंगे? पहले शेल को 1s से, 1s के यानी एस सबशेल, पहले शेल के सबशेल को किससे जार करेंगे? 1s से। ठीक है। और इसी तरह अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होकर n की एक कम तक चलेगी। n की एक कम, 2 से कम क्या है? 1, तो इसका मतलब है 0 से 1 तक वैल्यू। 0 हो तो s सबशेल, इसको 2s का नाम दे देंगे। 1 हो तो p सबशेल, इसको किसका नाम दे देंगे? 2p का नाम दे देंगे, क्योंकि दूसरे शेल का p सबशेल है। इसी तरह n3 हो तो क्या पता चलता है? m सबशेल है, और l की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होकर 3 से कम 2, 0 से स्टार्ट होकर 2 तक चलेगी। अब 0 हो तो s सबशेल 3s, 1 हो तो p सबशेल 3p। ठीक है। और ये 2 हो तो d सबशेल 3d। अब इसी तरह आगे चौथे शेल की बात करें तो देखो 0 से स्टार्ट होकर 4 से कम 3 तक चलेगी, और 0 से 3 तक 4 वैल्यूज हो गई हैं। तो क्या होगी? अगर s 0 है, l 0 है तो s 4s, अगर 1 है तो p 4p, और अगर l 2 है तो d, तो क्या है? 4d। इस तरह l3 है तो f सबशेल 4f। ठीक है। तो ये एक रिलेशनशिप भी पता चल गया। अब यहाँ से चौथी चीज जो एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है वो ये बताता है कि किसी सबशेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उसके लिए एक फॉर्मूला है। आगे देखो ये क्या है? इन 1s 2s ये डिडक्ट नंबर जो है ये किसको शो कर रहे हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी ये 1 2 जो शुरू में मैंने लिखे हैं ये किसको शो कर रहे हैं? n को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। ठीक है। L वैल्यू enable us to calculate the total number of electron in a given subshell। के L की वैल्यू से हमें ये भी पता चलता है कि किसी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए फार्मूला क्या है? 2 इंटू 2l प्लस 1 ब्रैकेट बंद है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि L 0 पुट करें, यहाँ पे 0 पुट करें तो क्या होगा? 2 इंटू 0, 0 0 प्लस 1 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। इसका मतलब है S सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। अगर यहाँ पे 1 पुट कर दें तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। इसी तरह 2 पुट करें तो डी में कितने आ जाएंगे? 10। और अगर एल की वैल्यू 3 पुट करें तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं? 14। 14 से ज्यादा नहीं, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इनसे ज्यादा
नहीं हो सकते। एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6 और डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वो हम यहाँ तक तो आप पहुंच गए कि इलेक्ट्रॉन के शहर तक पहुंच गए, फिर उसके जो है वो इलाके तक पहुंच गए, ठीक है, यानी शेल और सबशेल तक पहुंच गए। अब सबशेल आगे मजीद डिवाइड होता है ऑर्बिटल्स में। अब इन ऑर्बिटल्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इस बारे में बताएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रहने दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।